चलिए, यस, सभी को फिर से वेरी गुड इवनिंग। और हम लोग यहाँ पे वायरस टॉपिक पढ़ रहे थे। वायरस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर ली थी। लगभग सारे साइंटिस्ट पढ़ लिए थे, 3 पार्ट में सब कुछ क्लियर हो गया था। आज लगभग लास्ट पार्ट हो सकता था, लेकिन मुझे वायरस का एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको एड्स और जो बैक्टीरियोफेज है, यानी कि जो HIV वायरस है वो, और जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये दोनों वायरस मैं आपको आज कंप्लीट पढ़ा दूंगा। HIV वायरस जो है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, और बुक में भी आपके HIV के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था, तो बट मैंने इतना आपको मैंने पढ़ा दूंगा HIV के बारे में कि जो जब आप इम्यून सिस्टम जब डिजीज़ पढ़ते हैं, डिजीज़ में आप एड्स डिजीज़ अलग से पढ़ते हैं, वो आपको वहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। जो आज का टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है वो है एड्स के बारे में पढ़ना है, और हमें जो बैक्टीरियोफेज है उसके बारे में आज दो टॉपिक हम आज को बताएंगे। ठीक है, एड्स टॉपिक कंप्लीट है। इसके अलावा एड्स आपको नहीं पढ़ना होगा। आज आप कंप्लीट एड्स के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस डिजीज के बारे में इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, और GS GK में भी इससे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। लास्ट में हम इससे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट एड्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। एड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो एड्स है वो एक डिजीज का नाम है, और जो HIV है वो एक वायरस है। ठीक है, जो एड्स है ये डिजीज का नाम है, और ये डिजीज इस HIV वायरस से होती है। सबसे पहले तो आपको दोनों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब मैं पहले ही पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज। ग्रुप ऑफ डिजीज का मतलब कोई एक डिजीज नहीं आती है। सिंड्रोम में बहुत सारी डिजीज आपका एक साथ जो है वहां पर आती हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिजीज इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। HIV की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस है, इस वायरस से ये वाली बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। डिफरेंट नेम ऑफ वायरसेस, वायरस के कुछ नेम यहां पर आपको मिलेंगे देखने को, जो डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब कहने का है वायरस को किसी और नाम से भी हम लोग जानते हैं। वायरस के हम यहां पे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला नाम क्या है, HTLV थर्ड, ह्यूमन टी सेल लिम्फोसिटिक वायरस या लिम्फोसाइट वायरस। जाहिर से देखिए नाम से टी सेल है, अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ये वायरस जो है कुछ टी सेल्स यानी कि जो लिम्फोसाइट है उस पर अटैक करता है, इसी के लिए नाम दिया गया है। और एग्जाम में इस कभी कभी क्या होता है, एड्स वायरस को ना दे करके ये नाम आपको दिए जाते हैं, इसलिए इन नाम को आपको ध्यान से पढ़ना है और याद भी करना है। दूसरा नाम है LAV, LAV, लिम्फो, ध्यान दे, लिम्फोडिनोपैथी या लिम्फोडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो देखिए, आप चाहे तो शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं। मोस्टली अभी तक शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है, फुल फॉर्म नहीं पूछा गया है। तो HTLV देखिए, जहां पर VVI कुछ इस तरह से आता है ना, तो LV या फिर AV, तो वो वायरस से होता है। ARV का मतलब है एड्स रिलेटेड रेट्रो वायरस। ये फुल फॉर्म है, इसको याद करने में कोई ट्रिक नहीं है, ये नाम मैं याद कर सकता हूं, आपको ही इसको याद करना है अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम लोग यहां पर जो एड्स के बारे में यहां पर थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, एड्स के बारे में और जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए, पूरा का पूरा कंप्लीट एड्स आप यहां से आज लेके जाएंगे, इस तरह ध्यान रखिएगा। आगे जूलॉजी में एड्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि डिजीज यहां पढ़ाई जाएंगी तो वहां कहेंगे सर एड्स रह गया, मैं यहां पे पढ़ाई दे रहा हूं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एड्स के बारे में और देखते हैं। ठीक है, काफी लोग आ गए। ठीक है, चलिए सभी को वेरी गुड इवनिंग। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 9 मंथ। ये कोई पूछा नहीं जाएगा, बस खाली आपकी हम इंफॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड, हो सकता है किसी को इंक्यूबेशन पीरियड ना पता हो तो उसको मैं बता दूं। जिस दिन वायरस मेरे अंदर इंटर करता है
उस दिन से ले करके और आगे आने वाले उस दिन तक जब उस वायरस से होने वाली डिजीज का पहला सिम्टम अपीयर होता है, इस टाइम को ही कहते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन का मतलब होता है फलना फूलना। जैसे कि हमारे अंदर कोई एक वायरस आता है तो वो पहले अपनी संख्या को बढ़ाता है। ऐसा नहीं कि एक वायरस आया और तुरंत हमको एक वायरस ने बीमार कर दिया, नहीं, पहले वो अपनी ताकत को मजबूत करता है। एकता में बल होता है, उसको पता है। इंसान को भले ना पता हो एकता में बल होता है, लेकिन उसको पता है कि एकता में बल होता है वायरस को, इसीलिए वो अपने जैसे को बहुत संख्या में बनाता है, रिप्लिकेशन करता है, तो बहुत सारे वायरस बनते हैं। और फिर जब संख्या अच्छी खासी बन जाती है फिर वो सेल्स को मारना स्टार्ट करते हैं। जब सेल्स मरती हैं तब जाकर के हमारे में पहला सिम्टम जो है वो अपीयर होता है कि हाँ, हमारे अंदर इसका मतलब कुछ ना कुछ बीमारी आ गई है। वो जिस दिन उसने इंटर किया उस दिन से लेकर के जब वो पहला सिम्टम्स आया, इस दिन के बीच को गैप को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। सामान्यतः ये बहुत से वायरस में कम होता है, किसी में 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन ये होता है। लेकिन HIV जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना 9 साल होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, अगर उसकी आज HIV वायरस इंटर किया है तो हो सकता है 9 महीने बाद उसको मालूम चले, पहला सिम्टम उसको 9 महीने बाद हो, सॉरी 9 साल बाद, 9 साल बाद हो, तो वो जान भी नहीं पाएगा कि हाँ भैया हमें HIV हुआ तो हुआ कैसे। इसीलिए ये खतरनाक वायरस हो जाता है। ठीक है, नहीं 9 ईयर का हो, देखिए ये मैक्सिमम 9 ईयर का हो, 9 मंथ नहीं, 9 ईयर है ये। ठीक है, 9 ईयर, 9 साल तक। देखिए कभी कभी क्या, जैसे कि इंटर किया, हो सकता है 2 साल बाद भी आ जाए, हो सकता है 3 साल बाद आ जाए, हो सकता है 4 साल बाद आए। सामान्यतः देखा गया है कि 9 साल तक भी जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं ये नहीं इंपॉर्टेंट, ये तो सब ऐसे। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1981 सन में इस पहली बार इसको देखा गया था यूएसए में। कहाँ? होमोसेक्सुअल का मतलब कह सके तो अगर देखा जाए एक आम भाषा में कहा जाए तो वो ना, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, वो वाली कहावत है। होमोसेक्सुअल मेल मेल और फीमेल फीमेल, सेम सेक्स में अगर सेक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, समझदार आप लोग पहले से हैं। ठीक है, तो उनमें देखा गया तो कुछ कपल थे जो यहाँ पे तो अब नहीं, पहले विदेशों में बहुत लीगल था। होमोसेक्सुअल जो थे, सेम सेक्स के जो पार्टनर होते हैं, उनमें पहली बार 1981 में इसकी खोज की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन इसकी कैसे हुई? ओरिजिन ऑफ एड्स इन साउथ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कुछ एग्जाम में कि इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है, तो साउथ अफ्रीका में इसकी जो है वो ओरिजिन हुई है। ट्रांसमिटेड टू मंकी टू मैन, ये साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ये वायरस कहाँ से आया होगा। मनुष्य में कहीं ना से पहली बार कभी ना कभी तो आया होगा ना, तो ये देखा गया है कि मंकी से मैन में आया है। तो वही मंकी टू मैन, ये जो वायरस का ट्रांसफर हुआ पहली बार, क्योंकि देखा गया है मंकी में भी ये डिजीज होती है, उनके वायरस में HIV और जो ह्यूमन में होता है HIV, वो दोनों लगभग सिमिलर है। इसीलिए कहा अब भाई कैसे आया ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, बट मंकी से आया। मंकी से ना तो हम खून लेते हैं, ना तो मंकी हमें सामान्यतः हम पालते हैं, बट पता नहीं आया है तो मंकी से कैसे आया है ये भी नहीं पता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स कैपिटल किसको कहा जाता है कि ये एड्स की कैपिटल है? तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एड्स वायरस जो एड्स डिजीज है बहुत ज़्यादा है, तो उसको साउथ अफ्रीका को हम लोग कहते हैं एड्स की ये कैपिटल है। ये भी पूछा गया था, ये दोनों पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन इंडिया डिस्कवर इन, वे इंडिया में कब हुआ? 1986। देखिए 1981 में यूएसए में हुई और जाहिर से इंडिया में हर चीज़ बाद में ही आती है, तो 1986 में जो है वो ये हुई। और ये किस, देखिए यहाँ पर जो होमोसेक्सुअल थे उनमें देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो देखा गया है जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, चेन्नई में इसकी खोज हुई थी। प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं उनमें इनकी जो है वो पहली बार जो है वो इसकी पुष्टि हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो खास बात थी वो सिर्फ ये बात थी कि जो इतने में लिखा है, बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। चलिए ये इसका बना है भैया फिगर वायरस का, ये है HIV का
फिगर। सबसे पहली बात ये किस शेप का होता है, तो ओवल शेप का होता है, ठीक है। किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। ओ अच्छा, और इसके देखिए क्या है, ये आपको हरा हरा दिख रहा होगा, इसके बाहर जो चारों तरफ जो है हरा हरा दिख रहा होगा, ये होता है इन्वेलप। ये क्या होता है, ये होता है इन्वेलप। इन्वेलप मतलब हमने आपसे कहा था ना, कुछ प्रोटीन के बाहर कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है, उसको हम लोग इन्वेलप बोलते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन की ये इसका इन्वेलप जो है वो बना होता है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट, जो अगला पॉइंट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, गलती से भी भूल से भी भूलना नहीं। इसमें जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, लेकिन उसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और किस शेप के होते हैं, तो लीनियर। अगर एचआईवी वायरस का शेप का पूछा जाए तो ओवल अंडाकार होता है, लेकिन अगर इसका पूछा जाए कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किस शेप का है, तो लीनियर। साफ साफ देखिए, बनाया भी मैंने लीनियर है, बिल्कुल से इस तरह से, ठीक है। तो लीनियर इसका होता है, लीनियर होता है। और ये ध्यान देना, दो देखिए, इसीलिए मैंने 2 बनाए हुए हैं, ठीक है। 2 दिख रहे होंगे सबको, 2 अलग अलग मैंने बनाए हुए। तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डिप्लॉयड जीनोम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसका जो जीनोम होता है वो कैसा होता है, वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। डिप्लॉयड कहने का मतलब ये है कि भैया पेयर में कह सकते हैं, इसलिए इसको डिप्लॉयड कहा गया है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो एचआईवी वायरस है उसका जीनोम कैसा है, हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, कैसा है। तो मोस्टली वायरस में सब लोग पढ़ते हैं कि भैया एक ही तो होता है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन नहीं, इसमें ध्यान देना, इसमें 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के 2 धागे पड़े हुए हैं तो सिंगल सिंगल ही, लेकिन 2 हैं, इसीलिए कहा गया है कि इसका जो जीनोम होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये ध्यान रखिएगा एड्स में, ठीक है। और इसमें जो कवरिंग होती है 2 होती, एक देखिए बाहर कैप्सिड लगा होगा, इसको P17 कहा जाता है। अब क्या होता है, कैसे होता है मत जानिए, बस ये ध्यान से सुन लीजिए कि इसकी जो कवरिंग होती है वो 2 प्रोटीन से कवर होता है। बाहर की प्रोटीन जो होती है उसको P24 बोलते हैं, ये भी कैप्सिड होता है। और जो जो अंदर की होती है उसको P24 बोलते हैं, जो बाहर की होती है उसको P17 बोलते हैं, ठीक है। प्रोटीन 17 ये प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, आपको यहाँ पर एक ऐसा गोल गोल सा कुछ दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये गोल गोल दिख रहा होगा वहाँ पे, ये हमने बनाया गया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वायरस है, इस वायरस के पास कोई एंजाइम होता है ना, ऐसे वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उनके पास एक एंजाइम पाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये इसी के पास में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। ये चीज इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इन्वेलप इसमें होता है, लाइपोप्रोटीन का बना होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं अलग अलग लीनियर फॉर्म में, डिप्लॉयड जीनोम होता है, और 2 कवरिंग से घिरा होता है। ये एक बाहर की P17 और अंदर की P24, और इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एचआईवी अटैक मैक्रोफाजेस, ये ध्यान दीजिएगा। एचआईवी जो है अटैक किस पे करता है, तो मैक्रोफाज। जो ये आप लोग इसमें इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे, मैक्रोफाजेस होती हैं, कैसे क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो मैक्रोफाजेस पे अटैक करता है। एंड T4 सेल, T4 सेल का दूसरा नाम है हेल्पर टी सेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। एचआईवी किस, हमारे अंदर एचआईवी अगर वायरस आता है तो सबसे पहले किस सेल पर अटैक करता है, सबसे पहले मैक्रोफाज पे अटैक करता है, और उसके बाद में हेल्पर टी सेल यानी कि T4 सेल पर अटैक करता है। बोथ दीज सेल्स हैज रिसेप्टर प्रोटीन फॉर एचआईवी। अच्छा, एक बात सोचिए, ये एचआईवी जाकर के उन्हीं सेल के पास क्यों अटैक करता है, मैक्रोफाजेस और T4 सेल के पास में ही जाके अटैक क्यों करता है। जाहिर सी बात है, इसके पास कोई चश्मा तो लगा नहीं कि जो हाँ जाएगा उसको पहचान लेगा, जाएगा, आंखें तो है नहीं इसके पास में। इन मैक्रोफाजेस और T4 सेल के पास में इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस पर एक खास प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं CD4 प्रोटीन। कुछ लोग इन सेल को CD4 सेल्स भी कह देते हैं। CD4 सेल्स कह रहे हैं तो मतलब इन्हीं सेल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है CD4 प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है
रिसेप्टर का काम करती है कि HIV आएगा उसको ये पकड़ लेती है। HIV जैसे ही हमारे सेल में, हमारे ब्लड में इंटर करता है, तुरंत ही मैक्रोफाजेस वहीं उसको मिल जाएंगे तुरंत ही। और इस मैक्रोफाजेस और T4 सेल के ऊपर एक प्रोटीन लगी होती है, CD4 प्रोटीन, वो HIV का स्वागत करने के लिए लगी होती है। आओ भैया तुम्हारे हम दरवाजा खोल देंगे, वो तुरंत ही दरवाजा खोल देती है और तुरंत HIV जो है वो इन सेल्स के अंदर इंटर कर जाता है। यहाँ पे खास बात क्या है वो आप जान लीजिए। खास बात ये है, यहाँ पर जो थी ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 2 होते हैं, ठीक है, और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, डिप्लॉयड जीनोम होता है और इसमें 2 प्रोटीन के कवरिंग होती है, ठीक है। इसमें अटैक किस पे करता है तो मैक्रोफाजेस और T4 सेल, इनको हेल्पर टी सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों इन्हीं पर ही क्यों करता है? क्योंकि इनके पास प्रोटीन रिसेप्टर होता है CD4 प्रोटीन। यहीं से क्वेश्चन, अगर इस स्लाइड से क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैक्रोफाजेस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ HIV भी कहते हैं, क्योंकि जहां पर जाकर के HIV अगर हमारे शरीर में इंटर किया है तो HIV जाकर के सीधे मैक्रोफाजेस पे ही अटैक करता है और वहीं बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है मैक्रोफाजेस। तो इसमें फैक्ट्री ऑफ HIV कभी पूछे जाए तो फिर मैक्रोफाजेस को, ठीक है, फैक्ट्री ऑफ HIV किसे कहते हैं? मैक्रोफाजेस को फैक्ट्री ऑफ HIV कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब यहाँ पर आपके साइंटिस्ट आ गए हैं कुछ, ठीक है। साइंटिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने साइंटिस्ट पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, फिर भी हमने लिख दिए हैं, ठीक है, फिर भी हमने लिख दिए हैं। जी कैसे जाएगा, चलिए हाँ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई मॉन्टेग्नियर एंड गैलो। ये आपको तो भाई पता होना चाहिए, हमने पहले ही बता दिया था कि HIV जो उसकी जो डिस्कवरी है वो मॉन्टेग्नियर तथा गैलो ने की थी, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो है वो टेमिन एंड बाल्टीमोर ने की थी। इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग एक नाम देते हैं जो बहुत लोगों से पूछा था, कोई नहीं बता पाया था, टेमिनिज्म कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मॉन्टेग्नियर एंड गैलो। HIV कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 2 मॉलिक्यूल। ध्यान रखिए, लिख दिया है मैंने इसीलिए, 2 मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के। सो जीनोम इज डिप्लॉयड। जीनोम कैसा होता है इसका? डिप्लॉयड जीनोम होता है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। अब प्रोटीन कोड से तो भैया घिरा हुआ ही था, बिल्कुल लाइपोप्रोटीन, जो दो प्रोटीन की कवरिंग थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एड्स वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। हमने आपको बताया था अभी पिछली स्लाइड में ही कि इसके वायरस की में बिल्कुल RNA के पास में एक डॉट सा हल्का सा लिखा था, वो एंजाइम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV वायरस आफ्टर इंटरिंग द ब्लड, ध्यान से, जैसे ही HIV वायरस, सॉरी, जैसे ही एड्स वायरस का मतलब HIV वायरस, जैसे ही HIV वायरस इंटर करता है हमारे ब्लड में, जैसे ही उसने मान किसी भी माध्यम से हमारे ब्लड में इंटर कर गया, इनफैक्ट हेल्पर T लिम्फोसाइट, ध्यान से देखिएगा, वही मैक्रोफेजेस भी हो सकता है, T4 सेल्स भी हो सकती हैं, हेल्पर T सेल भी हो सकती हैं, हेल्पर T लिम्फोसाइट सब उन्हीं पे अटैक करता है एंड डिस्ट्रॉय देम, और उन्हीं को मारना शुरू करता है, लेकिन तुरंत नहीं मारता है। अभी लाइफ साइकिल देखेंगे तो वहां बताएंगे, तुरंत नहीं मारता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में आपको इनसे संबंधित कोई भी सेल मिले, जैसे एग्जाम्पल पूछे कि हाँ वायरस जो HIV वायरस है वो किस पर अटैक करता है, तो बहुत सी हो सकता है कोशिकाएं आपको मिल जाए वहां पर, जैसे कि ये मिल सकती है, मैक्रोफेजेस मिल सकती है, T4 सेल मिल सकती है, हेल्पर T सेल मिल सकती है। इस तरह से अगर मिल रही हैं आपको तो इसका मतलब है कि आप समझ जाइएगा कि हमारा HIV वायरस की बात कर रहा है कि इन्हीं पर पाई जाती है, और इन्हीं पर CD4 प्रोटीन होती है जो रिसेप्टर का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेल्पर T सेल प्ले एन इसेंशियल रोल इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, सो दिस वायरस डिस्ट्रॉय इम्यून सिस्टम, इम्यून डिफेंस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारे में जो हेल्पर T सेल्स होती हैं, जब आप लोग इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ हेल्पर T सेल का बहुत महत्व होता है, पढ़ाया जाएगा आपको पूरा। हेल्पर T सेल क्या करती हैं, अगर जैसे कि नाम से ही लग रहा है हेल्पर T सेल है, देखिए
हेल्पर किसी न किसी चीज़ में हेल्प करेंगी, तो हेल्प करती है हमारी एंटीबॉडी बनाने में। तो जैसे देखिए हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो एंटीबॉडी से ही तो बना हुआ है भाई, अगर हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं होंगी तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। और एंटीबॉडी बनाने में मदद कौन करता है, हेल्प कौन करता है, तो हेल्पर टी सेल करती हैं। जब वायरस आएगा इन्हीं हेल्पर टी सेल पर अटैक कर देगा, तो हेल्प करने वाला तो कोई होगा ही ना, इसलिए एंटीबॉडी जो है वो कम बनेगी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा और डिफेंस, हमारा इम्यून डिफेंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सिंड्रोम नाम इसीलिए दिया गया है। जैसे ही हमारे अंदर इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, तुरंत ही हमको डिजीज होना स्टार्ट होगी। और मैं एक बात कह दूं, टीबी का बैक्टीरिया हमारे अंदर है, इसीलिए टीबी का जो वैक्सीन होती है टीबी की, कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे मुझे कि आपको अगर टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है। पढ़ाया गया है जीरोलॉजी में, आपको मुझे पता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखें कि टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। फुल फॉर्म भी अगर चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे चारों तरफ यहाँ भी है। थैंक्स टू डॉक्टर की उन्होंने मुझे टीका लगा दिया है टीबी का, इसीलिए मुझे टीबी नहीं हो रहा है। लेकिन जितने भी HIV एड्स से ग्रसित व्यक्ति हैं, जिनके एड्स है, उनका इम्यून सिस्टम कम होता है, सबसे पहले उनको टीबी होता है। तो अगर कोई डॉक्टर ने किसी डॉक्टर के पास अगर कोई व्यक्ति गया, बोला सर मुझे टीबी हो गया लग रहा है, तो सबसे पहले उसको एड्स की जांच कराने के लिए भेजता है कि जाओ पहले एड्स की जांच कराओ करके, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एड्स हो। चलिए देखते हैं भैया कितने लोगों ने लिखा है। अरे काफ़ी लोगों ने लिख दिया, वेरी गुड। उत्तम, जया, सबरा, अक्षमा, कृति, शिवानी, जया, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, वेरी गुड। श्वेता कसाना, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, राजकुमारी, छाया, प्रीति, यशवीर, सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये 3 नाम है, 3 कोई टीका नहीं, एक ही का टीबी का लगता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। तो हेल्प करते हैं। तो ये हमारा जो HIV वायरस मेन क्या करता है, जा करके हमारी जो हेल्पर टी सेल को मार देगा और जो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बना भैया, ये जो बना हुआ है, ये जो स्लाइड बनी हुई है, ये इसकी लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है। लाइफ साइकिल, अभी हम इसको लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कैसे। मैन इज infected with different type of infection, this is also known as death warrant। ये भैया बुक में वर्ड लिखा, ये कोई हम अपने पास से डेथ वारंट लेकर के नहीं आए हैं। कहने का, इस लैंग्वेज से कहने का मतलब ये है, मैन इज इन्फेक्टेड विद डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन। जब उसके HIV वायरस इंटर करेगा, उसके एड्स बीमारी हो जाएगी, तो वो बहुत सारे इन्फेक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन, बहुत सारे, TB हो जाएगा, कोई जो भी एंट्री उसने किया तुरंत उस पर अटैक कर देगा। हम लोग जब सांस लेते हैं तो ना जाने कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस लेते हैं, लेकिन थैंक्स टू हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसको तुरंत ही तुरंत फाइट होकर तुरंत उसको मार देते हैं। जिस दिन हमारा इम्यून सिस्टम हमसे उस वायरस या बैक्टीरिया से हार जाता है, उस दिन हम बीमार हो जाते हैं। वायरल जो होता है, जैसे कि वायरल है, देखिए सबके नहीं होता है, जिनके जो कमजोर लोग थोड़ा होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम हल्का सा कमजोर होता है, उनके वायरल होता है। और जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो अगर हो भी गया वायरल, तो 2, 4, 5 दिन के अंदर अच्छे से वो रिकवर भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाएगा तो हमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो जाएंगे। जब डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो जाएंगे तो कहाँ कहाँ तक हम दवाई करेंगे, कहाँ कहाँ तक दवाई खाएंगे। इसीलिए डेथ का भैया वारंट निकल, जैसे होता ना कि इनका वारंट निकल गया, वारंट निकल गया मतलब उनको गिरफ्तार होना ही होना है, चाहे कुछ हो जाए। इसीलिए डेथ वारंट कहते हैं। अगर उनके एड्स हो गया है, जान नहीं पाए शुरुआती स्टेज में, लास्ट में अगर जान पाए हैं तो दवाइयां भी काम नहीं करती। पहली बात तो कोई दवाई बनी ही नहीं, आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हो गया है तो डेथ वारंट, उनका मरना निश्चित है, आज नहीं तो 1 साल बाद मरना निश्चित हो जाएगा उनका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, ये देखिए, ये जो सेल मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये जो चौकोर चौकोर से सेल बनी हुई है, ये आई होप सबको दिख रहा है ना। थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं फिगर, या फिर चलो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है,
ये जो सेल बनी हुई है, ये जो सेल बनी हुई किसकी बनी है? ये मैक्रोफेज या टी सेल, यह हेल्पर टी सेल इसकी बनी है, जिस सेल पर अटैक करेगा आकर के। ये देखिए ये सेल है, इस सेल में देखिए यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? रिसेप्टर प्रोटीन CD4। इस सेल के बाहर रिसेप्टर लगे हुए हैं, इसी रिसेप्टर को एक्सेप्ट करता है HIV वायरस। ये देखिए HIV वायरस आ गया। HIV वायरस आएगा अपना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और जेनेटिक मटेरियल, ये दोनों यहाँ पर लेकर के आ जाता है। ये वायरल RNA है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा। यहाँ पे वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा। अच्छा देखिए, हमने आपसे क्या कहा था? हमने कहा था कि ये 2 होते हैं, मैंने गलती से एक ही बनाया, लेकिन यहाँ पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। जब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जब एक सिंगल RNA करेगा तो एक सिंगल स्ट्रैंड का बनेगा, दूसरा वाला करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो दो DNA के स्ट्रैंड बन जाएंगे, और वो दोनों DNA के स्ट्रैंड आपस में कॉइल होकर के वायरल डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये 2 थे और यहां पर भी जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सिंगल हैं, लेकिन अभी जुड़े नहीं हैं, अभी अलग अलग ही हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड का DNA बना लेंगे। अब क्या होगा? ये सेल है ना, ये कौन सी सेल है? मैक्रोफेजेस के साथ या फिर T4 सेल। इसका न्यूक्लियस भी तो होगा, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? इस सेल का न्यूक्लियस है। तो इनकॉर्पोरेट विद होस्ट सेल जीनोम, ये होस्ट सेल का जीनोम है, ये ब्लैक पेन से जो मैंने बनाया हुआ है, और जो ब्लू पेन से बनाया हुआ ये वायरल DNA है। ये होस्ट जीनोम के साथ जाएगा और उसके साथ में जुड़ जाएगा, जाकर के जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या करेगा? रिप्लिकेशन वहां पे होगा तो अपनी संख्या को बढ़ाएगा, पूरी मशीनरी को हथिया लेगा। वही जो मैंने बताया था, पूरी मशीनरी को हथिया लेगा और वायरस जो होगा वो अपनी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा वहां पे। ठीक है, जब अपनी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा वहां पे, तो क्या बन जाएंगे? देखिए बहुत सारे वायरस, HIV बहुत सारे वायरस जो है वो बन जाएंगे। कहां बने? इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर मतलब मैक्रोफेज के अंदर बने। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं यहां पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये HIV वायरस जो बने हुए हैं, ये अब इस सेल के बाहर आएंगे, क्योंकि इस सेल पे इन्होंने अपना अच्छा खासा कब्जा कर लिया है। अब जब इस सेल के बाहर आते तो लिखा रिलीज RNA। रिलीज RNA क्या? देखिए HIV वायरस आया, अपनी संख्या बढ़ाई और अब इसको बाहर निकलना है। ध्यान देना यहां पे, जब ये बाहर निकलते हैं, मैं एक आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर पढ़ाता हूं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं HIV वायरस हूं। ठीक है, मैं इस टाइम मैंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है और चश्मा लगाया हुआ है और स्मार्ट वॉच बांधी हुई है। ठीक है, मैं लिम्फोसाइट सेल में मैंने इंटर किया, तो लिम्फोसाइट की सेल जो जान गई कि हाँ ये HIV वायरस है, इसने चश्मा लगाया हुआ है, ब्लू शर्ट पहनी हुई है, स्मार्ट वॉच पहनी हुई है। मैंने अपनी संख्या बढ़ा ली। जब मैं अपनी संख्या बढ़ा रहा हूं, उस टाइम मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने जो नए वायरस बनाए उसमें चश्मा मैंने किसी के लगाया ही नहीं, हल्का सा चेंज किया। मैंने ब्लू शर्ट सबकी रखी, स्मार्ट वॉच सबकी रखी, लेकिन जो ये नए बने हैं इनमें किसी के चश्मा नहीं लगाया, तो हल्का सा चेंज कर दिया ना मैंने। जब मैंने हल्का सा चेंज कर दिया तो ये सेल जो है हमको जानी थी कैसे कि ब्लू शर्ट, चश्मा और स्मार्ट वॉच, इसने सबको बता दिया है जो आसपास की सेल है कि भैया एक वायरस आया है जो ब्लू शर्ट पहने हुए है और चश्मा लगाए हुए है और स्मार्ट वॉच बांधे हुए है, उसको जान लो वो बड़ा खतरनाक है। तो आसपास की सेल सब अलर्ट हो गई। लेकिन हमने क्या किया, जो हमने नए नए बनाए वायरस उसमें मैं चश्मा मैंने हटा दिया। जब ये रिलीज करेंगे तो हल्का सा इनको मैं चेंज कर दिया, हल्का सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। देखिए मैंने हल्के से सबके स्पाइक लगा दिए, यहाँ पर इसमें स्पाइक नहीं है, ठीक है, इसमें स्पाइक नहीं है, लेकिन जब ये निकलते हैं तो सब में क्या हल्के से स्पाइक लग गए, इसका मतलब हल्का सा ये चेंज हो गए। ये अब ये जाएंगे किसी पड़ोस की सेल में एंटर करेंगे। अच्छा, पड़ोस की सेल को इस सेल ने क्या खबर दी थी कि एक ब्लू शर्ट में आया है और चश्मा लगाए हुए है और रिश्तवाज बांधे हुए हैं। लेकिन जब ये वायरस इसके पड़ोस की सेल के पास जाएंगे तो वो सोचेगी ये चश्मा तो लगाए नहीं है, उसने कहा चश्मा लगाए हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई अच्छा चीज होगी, तो उस सेल में भी इंटर कर जाएंगे। इसी प्रकार से ये बहुत सारे सेल में, पास पड़ोस के सेल में तुरंत ही इंटर कर जाते हैं और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। HIV वायरस डिटेक्ट नहीं हो पाता, इसका एक रीजन ये भी है कि ये ब्लड में बहुत ही कम देर के लिए रहते हैं, और कोई भी हम लोग अगर
कोई भी सेल है, अगर जो हमारी WBC है वो ब्लड में ही तो टहल रही हैं, वो सेल के अंदर तो घुस नहीं जाएंगी। ये वायरस जो HIV होता है ये अपना मोस्टली टाइम सेल के अंदर ही गुजारता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये सेल के अंदर टाइम गुजार रहा है और जैसे संख्या बढ़ाई तुरंत ही यहाँ से निकला और सट से दूसरी सेल में घुस गया, तो ब्लड में बहुत कम देर के लिए रहना। ब्लड में अगर रहे तो वहाँ पर हमारी जो अगर हम जो कुछ ड्रग्स खाते हैं वो भी हमारे ब्लड में रहते हैं तो मर जाएंगे। लेकिन ये HIV वायरस ब्लड में बहुत ही कम देर के लिए रहते हैं, इसीलिए इनको डिटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। 9 साल का इनका इंक्यूबेशन पीरियड इसीलिए होता है क्योंकि ये ब्लड में मिलते नहीं हैं। हम ब्लड निकालेंगे, ब्लड में मिलेंगे ही नहीं है वहाँ वो उस टाइम पर, तो इसीलिए थोड़ा सा ये टॉपिक ये चीज़ होती है। आई होप इसको समझ रहे होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो T सेल यानी कि जो मैक्रोफाइज होती हैं इन्हीं के सेल के ऊपर रिसेप्टर प्रोटीन लगे होते हैं। HIV आता है दोनों अब सिंगल स्ट्रैंड को वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को, और ये सिंगल स्ट्रैंड DNA में करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर दोनों वायरस जो है दोनों स्ट्रैंड आपस में कॉइल हो जाते हैं, डबल स्ट्रैंड DNA बन जाता है। और ये DNA जो होता है ये जो सेल हमारी माइक्रोफाइज है इनके DNA के साथ में जुड़ जाएगा। जब माइक्रोफाइज का DNA मल्टीप्लिकेशन करके रेप्लिकेशन करेगा, संख्या बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है ये भी इसकी संख्या बढ़ जाएगी और अपनी संख्या को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। म्यूटेशन हो जाता है सेल से रिलीज, हाँ बिल्कुल ये भी है, सही कहा अक्षमान ने, म्यूटेशन हो जाता है, हल्का सा चेंज, मतलब कहने का मतलब वही है म्यूटेशन करना। म्यूटेशन का मतलब क्या, चेंज करना, अपने में हल्का हल्का चेंज करना। ठीक है, इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में कहा भी था मोस्ट म्यूटेबल वायरस कौन सा है, एड्स है, और एड्स के बाद दूसरा वायरस कौन सा है, इन्फ्लुएंजा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा म्यूटेशन किस वायरस में होती है, तो एड्स में होती है, उसके बाद किस में होती है, तो इन्फ्लुएंजा में होती है। ठीक है, चलिए, हाँ तो ये चीज़, ये इसकी लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कौन कौन से मोड हैं इसके जो फैलने के, ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि किन किन द्वारा ये कैसे कैसे ये फैल सकता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं मोड। पहला है पेरेंटल रूट। पेरेंटल नाम से लग रहा है मतलब माता पिता से, तो पेरेंटल रूट में क्या है, वाया ब्लड। भैया ब्लड, जैसे कि किसी ने एक दूसरे को ब्लड चढ़ाया तो उसके थ्रू फैल सकता है। वाया बॉडी फ्लूइड, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी फ्लूइड में सलाइवा भी आता है और स्वेट पसीना होता है ये भी आता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अगर जैसे किसी पर्सन की अगर एड्स बीमारी है तो HIV वायरस उसके जहां जहां से लिक्विड निकलता है, जहां जहां से लिक्विड, चाहे उसका फीकस हो, चाहे उसका यूरिन हो, चाहे उसका सलाइवा हो, चाहे उसकी स्वेटिंग हो, सब में उसका ये होता है, जितना भी उसमें फ्लूइड भरा हुआ। ठीक है, तो पेरेंटल। दूसरा है पेरीनेटल। पेरीनेटल का मतलब होता है वाया प्लेसेंटा। अगर माँ के एड्स है और वो माँ प्रेग्नेंट हो गई है तो 100% बच्चे के भी जो एड्स बीमारी है वो हो जाएगी। ठीक, अगर उसके थ्रू फैल रही है तो वाया प्लेसेंटा, तो पेरीनेटल। सेक्सुअल रूट के कंटेंट, अनसेफ सेक्स करना जिसे कहते हैं, अगर किसी पर्सन के अगर एड्स है वो अनसेफ सेक्स कर रहा है तो दूसरे जो पर्सन है उसके भी हो जाती है, क्योंकि वहां पे भी स्पर्म जो सीमेन होता है वो निकलता है, वो भी फ्लूइड होता है। मैंने अभी कहा बॉडी से कहीं से भी फ्लूइड निकल रहा है वहां पे ये HIV वायरस पाया जाएगा। तो अगर सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है और फीमेल में जा रहा है, या फिर फीमेल के एड्स है मेल के नहीं है और सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं, तब भी जो पेनिस होता है वहां से भी जो वायरस होता है वो इंटर कर जाता है, तो इसीलिए अनसेफ सेक्स से भी फैलता है। दूसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आपको भैया पता तो है ही कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वहां पर ब्लड जो होता है वो आदान प्रदान होता है। किडनी हो गया, लीवर हो गया, जैसे कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है भैया उनके, तो सबसे पहले उनका चेकअप होता है, तो यही होता है कि किसी कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे किसी की अगर एड्स बीमारी है तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी हो जाता है। सर ब्लड में तो ये बहुत कम रहता है, तो फिर ब्लड से कैसे फैल सकता है। मैंने कहा ना, बहुत देखिए बहुत कम समय के लिए रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक भी पाया नहीं जाता है, पाए जाते हैं। जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये लिम्फोसाइट सेल है, इसमें संख्या अपनी बढ़ाई तो
बाहर निकलेंगे तो जब तक अब जैसे कि देखिए एक इंटर करता है, एक वायरस ने इंटर किया, उसने 100 बना लिए, 100 जो है 100 सेल में जाएंगे, फिर वो 1000 बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो कभी जब संख्या बढ़ जाएगी तब तो आपको हल्का फुल्का तो ब्लड में मिलना स्टार्ट हो ही जाएंगे। जब ब्लड में मिलेंगे, देखिए जब संख्या उनकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी तब वो ब्लड में मिलना स्टार्ट होते हैं, लेकिन उस टाइम पर उनकी संख्या अच्छी खासी बढ़ चुकी होती है, तब उस टाइम पर हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बहुत नहीं लेकिन कुछ मात्रा में हल्का फुल्का मिलता है। जैसे कि देखिए बॉडी फ्लूइड, जहां से फ्लूइड निकलता है, जैसे कि पसीना हो गया, तो पसीना में बहुत नहीं होते हैं, अगर पसीने की 2-3 बूंदे हैं तो उसमें थोड़ा सा 1 2 3 4 5 10 22 50 हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ये हो गया। नोट क्या है, HIV प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है। देखिए एब्सेंट, मैं एब्सेंट ऐसे लिखता हूँ, देखिए ये प्रेजेंट ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और एब्सेंट ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो कभी भी अगर आए तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, HIV प्रेजेंट इन द मिल्क एंड सेलाइवा आल्सो बट इन वेरी लेस क्वांटिटी। जैसे कि मैंने कहा ना, जैसे कि किसी माँ के अगर एड्स है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, या देखिए एड्स है तो प्लेसेंटा से तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर किसी दूसरे बच्चे को उसने दूध पिला दिया, जैसे किसी दूसरे पर्सन का बच्चा है, उसको अगर पिला दिया तो उसके भी हो जाएगा, क्योंकि मिल्क में भी होता है और सेलाइवा में भी होता है। इसीलिए अगर आप जो आर.के. पिल्लई बुक है उसमें एक फिगर बना हुआ है कि एड्स किससे फैलता है और किससे नहीं फैलता है, तो जिससे नहीं फैलता वहां पे लिखा हुआ है ड्राई किस। अगर ड्राई किस का मतलब है सेलाइवा का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अगर सेलाइवा का एक्सचेंज हो रहा है तो सेलाइवा में HIV वायरस पाया जाएगा और दूसरे पर्सन के भी एड्स जो है वो फैल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। ठीक है भैया, डायग्नोस आ गया है कि कैसे इसको हम जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। डायग्नोस, देखिए इसके लिए एक जांच होती है जिसका नाम सबने सुना होगा, एलिसा। कमेंट बॉक्स में एलिसा का सभी लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, सभी लोग, जिसको पता होगा वही तो लिखेगा, कि लिखे जरा कमेंट में एलिसा की फुल फॉर्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एलिसा एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम पहचान, मतलब इस टेक्निक के थ्रू जानते हैं कि हाँ इस पर्सन को एड्स बीमारी है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर वो लिखेंगे। कभी कभी एलिसा, कभी कभी EIA भी लिखा होता है, इसका भी मतलब एलिसा ही होता है। ठीक है, चलिए एलिसा एक टेस्ट होता है। इट इज नॉट अ कंफर्मेशन टेस्ट, नॉट अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एड्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये एड्स की कंफर्मेशन नहीं करता है। हम लोग पढ़ते तो जरूर हैं कि हाँ एलिसा जो है, बहुत बुक में BSc से हमको पढ़ाया जाता है कि हाँ जो एलिसा है वो एड्स के लिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, टेस्ट होता है। ठीक है, हाँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। ठीक है, ठीक है, एलिसा की फुल फॉर्म जिसने लिखी है वो सही लिखी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एलिसा जो है वो कोई कंफर्मेशन टेस्ट नहीं है कि जैसे किसी का एलिसा अगर पॉजिटिव आ गया तो उसके एड्स हो ही जाएगा। लिख दिया है मैंने, नॉट अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर एड्स बट इट डिटेक्ट HIV एंटीजन। ध्यान से सुनिएगा, ये HIV वायरस के जो एंटीजन होते हैं उनको डिटेक्ट करता है। अगर ये HIV एंटीजन पाए गए हैं तो इसका मतलब है कि HIV वायरस इस बॉडी में आया होगा तभी एंटीजन बने हैं, तो पॉसिबिलिटीज होती है कि हाँ इनके एड्स हो सकता है। तो हम और भी टेस्ट करते हैं, जैसे कि देखिए हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भैया एलिसा टेस्ट जो होता है, सबने पढ़ा BSc MSc में है, एलिसा टेस्ट जो एड्स के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सच्ची घटना हम बता रहे हैं कि हम एक लोगों के यहाँ गए थे, उनकी ब्लड रिपोर्ट वहीं रखी थी, तो हम देखने लगे, मतलब BSc की बात है ये, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट देखने लगे तो उस पर उनका एलिसा पॉजिटिव लिखा था। हाँ, एलिसा का पूछा पॉजिटिव, तो हमने कहा इनके एड्स हो गया है क्या। हालांकि मैंने उनसे पूछा नहीं, फिर जब बाद में देखा मैंने कि एलिसा टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर, बहुत सी टेक्निक हैं जिनके लिए एलिसा का यूज करते हैं, सिर्फ एड्स नहीं। अगर सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज होती उसके लिए भी करते हैं एलिसा, हेपेटाइटिस के लिए भी करते हैं एलिसा, मलेरिया के लिए भी करते हैं एलिसा, TB के लिए भी करते हैं एलिसा,
प्रेगनेंसी के लिए भी करते हैं एलिसा, और थायराइड के लिए भी करते हैं एलिसा। तो भैया किसी की अगर एलिसा पॉजिटिव या इस तरह से हो तो ये ना समझ लेना कि हाँ इनको एड्स है, तो हो सकता है वो पहले देख लीजिए कि वो किसके लिए करवाया है उन्होंने, ठीक है। और वैसे भी किसी भी पर्सन की एड्स की रिपोर्ट आपको मिलेगी भी नहीं। अगर किसी पर्सन के एड्स जो HIV पॉजिटिव आता भी है ना, तो डॉक्टर उसको खुद बुलाते हैं, उसको प्राइवेट इसको ट्रीटमेंट देते हैं, और किसी से वो चीज़ शेयर नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का रूल है, क्योंकि वरना इंडिया में भेदभाव बहुत जल्दी होने लगता है। शायद आप लोगों ने देखा हो, बहुत पहले इसका जो स्टार्ट हुआ था, तो बहुत पहले जो ऐड भी स्टार्ट हुए थे कि यहाँ टिफिन साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है, इस तरह से बहुत से एड जो है वो भी चले थे, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक, तो एलिसा, इन सब के लिए एलिसा भी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी हम लोग करते हैं एड्स के कन्फर्मेशन के लिए। कन्फर्मेशन टेस्ट, ये जो है ये कन्फर्मेशन होता है। अगर किसी का एलिसा जो मान लीजिए पॉजिटिव आता है एड्स के लिए, तो हम फिर उसके बाद में वेस्टर्न ब्लॉट्स करते हैं कि हाँ वेस्टर्न ब्लॉट करने से कन्फर्म हो जाता है कि हाँ इसके एड्स है या नहीं है। इसके अलावा एक और है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका भी टेस्ट करते हैं हम लोग हैं इसके HIV के लिए। सॉरी भैया, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखें। बीमार हो जाएंगे तो एक हफ्ता चला जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर दोपहर में आप जा रहे हैं कहीं बाहर, तो स्वेटर डाल के रखें, जैकेट डाल के रखें। अगर आपको शाम को आना है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम को ठंडक होती है, यही बीमारी का कारण होता है, ठीक। चलिए, बीमार ना होइएगा, बीमार हो स्टूडेंट लाइफ में बीमार होना सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या भैया, नेक्स्ट जो है, हाँ ट्रीटमेंट क्या है। अब भैया अगर एड्स हो गए, ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट कई बार आता भी है, ठीक है, एग्जामिनर पूछता है। पहली चीज तो कोई इसका ट्रीटमेंट 100% नहीं कि हाँ ये 100% हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। 100% ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बस हाँ थोड़े समय के लिए इसको हम जिंदा और रख सकते हैं उस व्यक्ति को, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए, एंटी माने उल्टा, रेट्रोवायरल ड्रग्स हम क्या देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर दें, ब्लॉक करते के अंदर थोड़ी उसको स्लो कर देती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्लो करती हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को स्लो कर देंगी। जब स्लो कर देंगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी संख्या इतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाएगा। अगर ब्लॉक कर देती तब तो फिर ठीक हो जाता वो इंसान, लेकिन ब्लॉक नहीं, स्लो करते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को दी जाती हैं, जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ जाएगी तो वो कुछ समय के लिए और जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसको मरना तय है, क्योंकि उसका डेथ वारंट ऊपर से निकल चुका है। डेथ वारंट निकलने का मतलब थोड़ा सा समय के लिए उसको और जिंदा रख दिया गया, लेकिन मरना उसको निश्चित है। दवाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दवाइयों को मत भूलिएगा। कौन कौन सी हैं, AZT, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, AZT शॉर्ट फॉर्म से भी पूछते हैं। एजिडोथाइमिडीन जो होता है, ये इसकी फुल फॉर्म है AZT। ये USA से बनी थी और परमिशन मिली थी कि हाँ भैया ये दवाई उसको हम लोग दे सकते हैं। जिडोविडीन है तो और भी, लेकिन दो ही आप ध्यान से याद रखेंगे, जिडोविडीन और एजिडोथाइमिडीन। ये दो दवाएं जो हैं, किसी के अगर एड्स पॉजिटिव आता है, चाहे पॉजिटिव होता है, तो उसको ये दो दवाइयां जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। चलिए, हाँ प्रिवेंशन के लिए इसको जो है वो, ठीक है। AZT कैन डिले द प्रोग्रेस ऑफ एड्स बट कैन नॉट क्योर इट। इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो AZT मतलब एजिडोथाइमिन ड्रग है, वो थोड़ा सा डिले कर देती है मरने के प्रोग्राम को, ठीक है। मरने के प्रोग्राम को आपके थोड़ा सा डिले कर देगी अगर आपके एड्स है, बट कैन नॉट क्योर। क्योर का मतलब ठीक, बट ठीक नहीं करती है, बस थोड़ा सा आपको डिले कर दिया जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आई होंगी। एड्स यहाँ पर आपका खत्म होता है, और यहाँ से एड्स पे इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं लगभग सारे कवर कर दिए हैं। फिर उसके बाद इम्यून सिस्टम जब डिजीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम पर भी आपको एड्स
थोड़ा बहुत हो सकता है बता दिया जाए, लेकिन इतना डीप नहीं जाया जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर ये 8 हो गया है। अब उसके बाद हमें दूसरा बैक्टीरिया पढ़ना था, दूसरा वायरस जो हमारे सिलेबस में वो पढ़ना था बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वायरस जो है हमें देखना है। चलिए ये देख लेते हैं बैक्टीरियोफेज। हम लोग टीएमवी पिछले टर्म पे पढ़ चुके थे, टीएमवी पढ़ चुके थे, इन्फ्लुएंजा पढ़ चुके थे, जनरल कैरेक्टर वायरस के थे वो सारे पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद आज का लेक्चर इसमें एड्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, और HIV हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। HIV वायरस हमने पढ़ लिया, HIV से होने डिजीज जो एड्स है उसके बारे में भी पूरा लगभग जान गए हैं, ठीक है। उसके बाद में और क्या है, बैक्टीरियोफेज जो बचता था वायरस वो है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और एग्जामिनर पूछता है। नंबर 1 डिस्कवरी किसने की थी, तो हमने पहले आपसे कहा था कि जो टॉर्ट है इन्होंने डिस्कवरी की थी, और डी हेरले ने इसका जो टर्म है वो बैक्टीरियोफेज नाम दिया था, पहले मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अलग अलग दोनों साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे अच्छे से, इन्होंने इसको देखा, तो सबसे पहले देखा था टॉर्ट ने, इसको डिस्कवरी का श्रेय टॉर्ट को जाता है, और डी हेरले ने जो है वो टर्म दिया था बैक्टीरियोफेज, याद रखेंगे। द वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, और फेज का मतलब होता है खाने वाला, भक्षण करने वाला, इसे बोलते हैं भक्षण लेना, तो भक्षण करने वाला। तो जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, या ईटर ऑफ बैक्टीरिया। ईट माने खाना, किसको खा रहे हैं, तो बैक्टीरिया को खा रहे हैं, तो ईटर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये इस नाम से भी एग्जाम पूछ सकता है कि भैया बताओ ये ईटर ऑफ बैक्टीरिया कौन है, तो बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज अटैकिंग ई कोलाई, ध्यान देना, ई कोलाई थोड़ा सा बैक्टीरिया तो है ही लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे बैक्टीरिया जो देखिए ऐसे बैक्टीरियोफेज जो सिर्फ ई कोलाई पर अटैक करते हैं उनको कहते हैं कॉलीफेज। ये है बैक्टीरियोफेज ही है, ध्यान सुनना, ये कॉलीफेज है बैक्टीरियोफेज ही, लेकिन ये सिर्फ ई कोलाई पर अटैक करता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कॉलीफेज, ठीक है। तो ये कॉलीफेज हो जाता है। ऐसे वायरस जो ई कोलाई पर अटैक करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉलीफेज वायरस, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉलीफेज डिस्कवर्ड जो है वो डी हेरले ने किया। डी हेरले इस पर देखिए मैंने कहा ना दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, तो भाई इनका काम पहले पूरा हो गया, तो इन्होंने भैया इनका श्रेय डिस्कवरी का श्रेय जो है वो टॉर्ट को चला गया। लेकिन डी हेरले जो है वो काम कर रहे थे कॉलीफेज वायरस पे, यानी कि ये भी बैक्टीरियोफेज पे ही काम कर रहे थे। तो फिर बाद में इन्होंने इनका श्रेय भी कहा कि ठीक है तुम श्रेय ले लो कॉलीफेज को डिस्कवरी करने का। तो कॉलीफेज की अगर डिस्कवरी पूछता है तो है तो बैक्टीरियोफेज ही, लेकिन उसने नाम स्पेसिफाई कर दिया है कि नहीं हमको कॉलीफेज की ही बताओ, तो डी हेरले है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर नॉर्मली पूछता है कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया है तो टॉर्ट ने किया है, डी हेरले ने नाम दिया है, लेकिन कॉलीफेज एक बैक्टीरियोफेज उसकी खोज जो है वो किसने की है, तो उसकी खोज जो है वो डी हेरले ने की है, ठीक है। अब एक प्यारा सा फिगर देख लेते हैं जो आपकी बुक में ही बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए सबसे पहला क्या है, ये होता है हेड, ये इतना क्या है, ये है हेड। हेड के बाद ये आपका ये आ जाता है कॉलर, और फिर ये आ जाती है पूरी टेल, या इसको सीथ ही बोल देते हैं, ये टेल या सीथ, ये टेल प्लेट आ जाती है, और इससे ये जो होते हैं ये क्या निकले होते हैं, 6 टेल फाइबर निकले होते हैं, ठीक है। तो ये टेल फाइबर निकले होते हैं। ये बैक्टीरिया का फिगर है जो आप लोगों को सबको पता होगा। ये हेड होता है, ये हेड है, डीएनए कवर्ड विद प्रोटीन कोड, ये प्रोटीन कोड से कवर, हम पहले तो बता चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि वायरस जो होते हैं वो अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर जो होते हैं ये उससे प्रोटीन से कवर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है, हेड हो गया, ये कॉलर हो जाएगा, देखिए जैसे ना ये हेड हो गया, हेड के बाद ये हमारे जहाँ जो कॉलर जो कवर कर रहा है ये कॉलर हो जाता है, और ये पूरी नेक हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये भी है, ये हेड है, ये कॉलर है, और ये नेक हो जाती है, और ये पूरी टेल है, ये टेल प्लेट हो जाती है टेल प्लेट होती है, और इसी टेल प्लेट से ये टेल फाइबर निकलते रहते हैं जिससे बैक्टीरिया से
जा करके चिपकता है। ठीक है, तो ये फिगर सामान्यता है, कोई इसमें खास बात नहीं है। आप इसका जो डायमीटर है वो 650 एंगस्ट्रॉम, हेड का जो है सिर्फ हेड की जो लंबाई है 950 है, जो टेल होता है वो भी 950 होता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए मैंने एक फिगर हम लाए हैं यहाँ पे। सर पता कैसे चलेगा कि एड्स हुआ है? देखिए ये कोई हम नहीं जान सकते हैं, अगर एड्स हो गया है तो हम नहीं जान पाएंगे। देखिए एड्स हमने कहा वायरस ने हमारे अंदर इंटर किया HIV ने, ठीक है, लिम्फोसाइट्स जाएगा, वो हमारे बैक्टीरिया हेल्पर टी सेल पे अटैक करेगा, उनको मारेगा, जा करके मारेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार होंगे। स्नोफीलिया हो जाएगी मुझे तुरंत ही, TB हो जाएगी तुरंत ही मुझे, जो जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे अटैक करेगा तुरंत हम बीमार हो जाएंगे। जब बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे कि डॉक्टर साहब हम बीमार बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो कुछ खांसी भी आ रही है, जुकाम भी है, फीवर भी रहता है, कमजोरी सी लगा करती है हमेशा, मतलब एक्टिवनेस नहीं रहती है। तो डॉक्टर को जब उसको लगे कि हाँ सिम्टम्स कुछ इस तरह से दिख रहे हैं तो वो चुपके से एक टेस्ट लिख देगा कि जाओ ये टेस्ट करवा के लाओ जा करके। फिर वो टेस्ट करवाएगा, अगर लैब से उसकी टेस्ट की पॉजिटिव आती है तो उसको बताया जाएगा कि भैया आपके एड्स बीमारी हो गई है, अब आप इतने दिनों के मेहमान हैं और अपनी जायदाद संपत्ति जो जिसके नाम पे करनी है वो कर दीजिए, और आप जो दवाई जो है वो खाना स्टार्ट करिए, इस तरह से। ठीक है, ये कोई हम लोग नहीं पहचान सकते कि हाँ एड्स कैसे हुआ है, सिम्टम्स देख लेंगे। सिम्टम्स मतलब भाई जब जो बीमारियां बहुत सी हमारे अंदर आ जाएंगी, एक टाइम पे बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ चलिए ये देखिए, ये एक भैया वो ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है एक रियल मैंने लिया हुआ है। ठीक है, जो रियल जो डायग्राम है वो ये वाला है, होता है ऐसा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमको जो बैक्टीरियोफेज है वो इस तरह से दिखाई देता है। जब उन्होंने देखा होगा तब जाकर के हमें ऐसी संरचना इन्होंने दिया है। देखिए ये इसका ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इसका ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं, DNA या RNA स्लैश लगा हुआ है। ठीक है, हटा दो, RNA हटा दो, DNA होता है। इसके बाद ये हेड है, हेड का ढक्कन खोल के दिखाए हैं, देखो अंदर हरा सा क्या दिख रहा है, DNA होता है। ठीक है, ये कॉलर हो जाएगा, ये शीथ टेल या शीथ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये टेल फाइबर हो जाते हैं, ये बेसल प्लेट हो जाती है, ये पिन्स हो जाते हैं। ये पिन्स को ही चुभाया जाता है और इन्हीं चुभाने से यहाँ से फिर एक एंजाइम निकलता है, भी हम आगे देखेंगे। उसी एंजाइम से बैक्टीरिया की सेल वॉल गल जाती है और ये ऐसे दब जाएगा और पूरा का पूरा DNA इसके रास्ते से ऐसे होते हुए बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए इधर क्या लिखा हुआ है ये इधर देख लेते हैं। ये मार्फोलॉजी है इसकी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ देता हूँ। टैडपोल शेप, ये किस शेप का होता है? टैडपोल शेप, वेरी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोफेज किस शेप का होता है? तो भैया टैडपोल जो लार्वा होता है उसके आकार का होता है। ठीक है, विद हेक्सागोनल हेड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ वही याद रखिएगा। ठीक है, एंड साइलेंड्रिकल टेल, साइलेंड्रिकल का मतलब इस तरह गोल गोल, साइलेंड्रिकल का मतलब चिपटी हुई नहीं होती है, गोल गोल ऐसी होती है। ठीक है, तो साइलेंड्रिकल टेल होती है। हेड कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली पैक्ड कोर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड, ये कैप्सिड या प्रोटीन से कवर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्या है? द टेल कंपोज्ड ऑफ अ कंट्रेक्टाइल सीथ, देखिए ये है इंपॉर्टेंट। कंट्रेक्टाइल सीथ होता है टेल के पास है, ये देखिए जो टेल सीथ है ना, ये कंट्रेक्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे दब सकते हैं। जैसे कि देखिए जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर ये आया हुआ है क्या? बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज जैसे ये क्या होता है ना, ये स्प्रिंग टाइप का समझ सकते हैं। ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे दबेगा, ये टेल बहुत छोटी हो जाएगी, टेल से बहुत छोटी, और पूरा का पूरा जो ये DNA है ये पूरा का पूरा इसके रास्ते होते हुए वहाँ तक बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो टेल सीट जो होती है कंट्रेक्टाइल होती है, सराउंडिंग द हॉलो कोर, ये अंदर से खोखला होता है। अगर मैं शायद चित्र लाया हूं कि नहीं एक रह गया मेरा चित्र, एक रह गया। उसमें क्या था? इस बैक्टीरिया को पूरा काट के दिखाया गया है, पूरा काट के दिखाया गया, तो अंदर दिख रहा है DNA दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो अंदर से खोखली दिख रही है, खोखली होगी तभी तो ये DNA जो इसी रास्ते से जा पाएगा ना। ठीक है, टर्मिनल बेस प्लेट हैविंग
स्ट्रॉन्ग या टेल फाइबर अटैच होने के लिए टेल फाइबर ये इस तरह से टेल होते हैं 6, 3 इधर होते हैं, ठीक है। पिंस होते हैं, पिन से चुभा देते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, तुरंत उसकी सेल वॉल गल जाती है और पूरा का पूरा जो वायरस है वो जो डीएनए होता है वो इंटर कर जाता है, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ नेक्स्ट, द वायरस अटैक ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। वहां तक ये बैक्टीरियोफेज हमने लगभग खत्म कर लिया पूरा, इतना था, ठीक है। अभी आएगा और, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। द वायरस अटैकिंग BGA ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोफाइसी, तीनों नाम ध्यान रखना। ऐसे बैक्टीरिया, ये तीनों नाम एक ही हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर या फिर उसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया या उसका दूसरा नाम साइनोफाइसी पे अटैक करते हैं, उन वायरस को, ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या फिर साइनोफाइसी इस पे अटैक करते हैं, इनको हम लोग साइनोफाइसी कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे साइनोफाइसी की डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी लिखो तुरंत। डिस्कवर्ड साइनोफेज, साइनोफेज वायरस की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी, ये सब एक ही नाम है तीनों के, उन पर अटैक करते हैं, ऐसे वायरस को साइनोफाइसी कहते हैं, सॉरी साइनोफेज कहते हैं, साइनोफेज कहते हैं। और इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। चलो जल्दी से लिखो। वेरी गुड जय, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सफरमैन एंड मोरिस, सफरमैन एंड मोरिस, वेरी गुड। सफरमैन एंड मोरिस इन्होंने डिस्कवरी जो है वो किया था। फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड फ्रॉम 3 ब्लू ग्रीन एल्गल जेनरा। देखो जो पहली बार जो साइनोफेज डिस्कवर हुए थे वो साइनोफेज 3 ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक कर रहा था। कौन कौन सा? लिंगबया, फॉर्मेडियम, ठीक है, लिंगबया, फॉर्मेडियम और प्लेक्टोनिमा, ये 3 जो नाम है ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के हैं। और इन ये पहली बार जो वायरस खोजा गया था वो इन्हीं 3 जनरा पर अटैक कर रहा था, ठीक है। लिंगबया, फॉर्मेडियम और प्लेक्टोनिमा। इसको जो एग्जामिनर पूछता है वो LPP1 के नाम से पूछता है, तो इन्हीं को ही हम LPP1 भी कहते हैं। कहीं पर भी अगर LPP1 आ जाए तो देखो, L से लिंगबया, P से फॉर्मेडियम और अगले P से प्लेक्टोनिमा, 1 जो होगा वो कुछ होगा, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। LPP1 इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, सफरमैन एंड मोरिस है। सफरमैन एक सफर में जा रहे थे और जाते जाते इन्होंने साइनोफाइसी की खोज कर दी। एक ऐसे मतलब मैंने याद किया था, सफरमैन एक सफर में जा रहे थे, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी रास्ते में मिल गए थे। तो जब ब्लू ग्रीन एल्गी इस तरह से हम एक माइंड में बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोफेज, ठीक है। ये ऐसे मैंने याद करने के लिए बनाया था, आप भी एक इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ सफरमैन रास्ते में सफ़र करते हुए जा रहे थे और उनको ब्लू ग्रीन एल्गी मिल गए और उनको मारने वाले वायरस मिले, तो उनकी खोज किसने कर दिया? सफरमैन एंड मोरिस ने कर दी, ठीक है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं क्या भैया है। अच्छा, नेक्स्ट में हम लिख के लाए थे साइनोफेज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आप लोगों ने बता दिया, वेरी गुड। अब आया है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, कुछ खास इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। देखना, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है आपके सिलेबस में और क्वेश्चंस भी आते हैं। 2 प्रकार की लाइफ साइकिल होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। नंबर 1 होती है लाइटिक और दूसरी होती है लाइसोजेनिक। 2 प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की लाइफ साइकिल चूज करते हैं, एक होती है लाइटिक और दूसरी होती है लाइसोजेनिक। तो हम पहले लाइटिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। हमने कोशिश किया है सब कुछ फिगर नहीं आ जाए, आपको लैंग्वेज लिखने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। लाइटिक लाइफ साइकिल का दूसरा नाम वायरुलेंट फेज या फिर इन्फेक्टिव फेज के नाम से भी इसको जानते हैं।
तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, इस टाइम गुड इवनिंग ज्योति दुबे, आप काफ़ी लेट हो गई हैं प्लीज़, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, लाइटिक या वायरुलेंट या फिर इन्फेक्टिव फेज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये ए यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ए, ये बी, फिर ये सी, फिर ये डी और फिर ये ई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ई कोलाई की बैक्टीरिया की सेल है, ये ई कोलाई का डीएनए मतलब बैक्टीरियल डीएनए हमने इसको बोल दिया, क्या है, ये है हमारा बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए हो जाता है हमारा। ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ ठीक, क्लियर। और ये प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड हो जाता है। और इस बैक्टीरिया पर देखिए आकर के बैठ गया है कौन सा, बैक्टीरियोफेज वायरस। ये लाल रंग से बनाया है मैंने फेज डीएनए, और जो ब्लैक कलर से बनाई हुई है ये फेज प्रोटीन कोट है। ठीक है, वायरस दो ही से बने होते हैं, प्रोटीन से कवरिंग होती है, अंदर डीएनए होता है, तो ये उससे बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है, ये क्या है, टेल, हाँ, जो टेल होती है वो होल कर रही इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइसोजाइम। इस लाइन का मतलब आप समझ लीजिए, इस जो यहाँ पे जो टेल है इसके पास में जो पिन थे उनके पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। जैसे मैंने आपसे कहा था ना एक बार कि वायरस, जब हम लोग पढ़ रहे थे वायरस में ये नॉन लिविंग कैरेक्टर, तो उस पर हमने लिखा था कि इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है खुद की। लेकिन मैंने बाद में ये भी बताया था कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो एंजाइम रखते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज के पास में लाइसोजाइम होता है, तभी ये बैक्टीरिया की सेल वॉल गला देगा, और जब गला देगा तो वहीं से वो बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका डीएनए वहां से इंटर कर जाएगा। तो यहाँ की इसने क्या किया, ये सेल वॉल यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी, और इसका जो डीएनए जो था, फेज डीएनए था, वो देखिए यहाँ पर अंदर आ गया है, बैक्टीरिया के अंदर आ गया है। ठीक है, अब इम्पटी हेड या प्रोटीन कोड, जो जब डीएनए अंदर आ गया तो सिर्फ और सिर्फ खोल जो है, घोस्ट, इसको हम लोग घोस्ट भी बोलते हैं, घोस्ट मतलब भूत, घोस्ट। एक घोस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या कहते हैं, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी को पता कमेंट बॉक्स में लिखे आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, मतलब आरबीसी को कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं उसे कहते हैं, जहाँ पे आरबीसी को मारा जाता है उसे कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, घोस्ट ऑफ आरबीसी, नहीं घोस्ट नहीं, घोस्ट तो होता तो आरबीसी का कब्रिस्तान, इसको इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, हिंदी में तो ये कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, ठीक है, घोस्ट, घोस्ट मतलब खाली इम्पटी पार्ट, इसके अंदर कुछ ना हो। ठीक है, फेज यूज हो, जो फेज डीएनए है यूज होस्ट मशीनरी टू सिंथेसिस प्रोटीन फॉर। अब ये जो फेज डीएनए गया हुआ है ये क्या करेगा, इस पूरी मशीनरी का यूज करेगा। जो होस्ट है, जो ई कोलाई है, इसके अंदर राइबोसोम होंगे, प्रोटीन बनाने के लिए सब जो होंगे उनका यूज करेगा, और कुछ ना कुछ अलग अपनी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जैसे वायरल लाइसोजाइम। अब एक बात बताइए, नए वायरस बनने हैं तो जाहिर सी बात है हर वायरस के पास में लाइसोजाइम तो एंजाइम होना चाहिए ना, तो ये यही बना लेगा। जितने भी नए वायरस बनेंगे सबके पास लाइसोजाइम एंजाइम होगा, तो वायरल लाइसोजाइम एंजाइम बनाएगा, और कैप्सिड जो कवच होगा वो भी तो बनाएगा, वो बनाएगा। और ये क्या करेगा, जब ये इसके साथ में जाएगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा और इसकी पूरी मशीनरी का यूज करेगा। पहले वायरल लाइसोजाइम बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे, और फिर बाद में ये अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। किसी ने लिखा है क्या? ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, हाँ रणविजय ने सही कहा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड, स्प्लीन। ठीक है, बिल्कुल, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वो ग्रेवयार्ड कोई इंग्लिश में नहीं याद आ रहा था। ठीक है, वायरल लाइसोजाइम और कैप्सिड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए कैप्सिड बन गए ना, तो प्रोटीन बन रही, तो इसी से अपने खोल को बना लेगा। ये लाल रंग से देखिए बहुत से इसने अपने
जो डीएनए थे उनको मल्टीप्लाई कर लिया, संख्या उनकी बढ़ा ली। ये देखिए न्यू फेज डीएनए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नए नए फेज डीएनए बन रहे हैं और ये न्यू प्रोटीन कोड बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है न्यू प्रोटीन कोड बन गए, न्यू फेज डीएनए बन गए और सारे फेज डीएनए जो है इस प्रोटीन कोड के अंदर जो है वो आ जाएंगे, सारे अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद न्यू बैक्टीरियोफेज कंप्लीट बन जाएंगे। अब कंप्लीट बैक्टीरियोफेज बन गए हैं तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा और जो वायरल लाइसोजाइम बने हुए थे ना एंजाइम सबके पास, इन सबके पास लाइसोजाइम एंजाइम है। इस लाइसोजाइम एंजाइम का यूज करके पूरी सेल को रप्चर कर देंगे और जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, तो लिसिस ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगी। इस लाइफ साइकिल को लाइटिक लाइफ साइकिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल में बैक्टीरिया की लिसिस हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आपसे ना पूछे, ऐसे पूछ ले कि एक बैक्टीरियोफेज है, उसने बैक्टीरिया पर अटैक किया और वो बैक्टीरिया की लिसिस हो गई, तो बताइए कौन सी लाइफ साइकिल चली? लाइटिक लाइफ साइकिल चली। लिसिस हो रही, मतलब लिसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है और सारे बैक्टीरियोफेज है तब निकले हैं, बैक्टीरिया को मार करके बैक्टीरियोफेज बाहर निकले हैं। इसको हम लोग कहते हैं लाइटिक साइकिल। वायरुलेंट का मतलब होता है उग्र, जिसे कहते हैं वो बहुत एग्रेसिव है, एग्रेसिव मतलब वायलेंट है, बहुत उग्र है। देखिए इसने बैक्टीरिया को मार दिया तो जाहिर सी बात है इसका नेचर उग्र होगा। इन्फेक्टिव फेज, इसने बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन किया, मार दिया, इसलिए इसको इन्फेक्टिव फेज भी कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे और आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए एक लाइफ साइकिल जो थी ये थी और दूसरी जो लाइफ साइकिल जो थी वो कौन सी थी भैया? वो थी आपकी लाइसोजेनिक। कौन सी थी? लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, इसको समझेंगे, इसको समझना बेहद आसान है, कुछ खास नहीं है। ये क्या है? ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया की सेल है और ये उस पर वायरस आकर के बैठा, वायरस आकर के बैठा और ये देखिए इस वायरस ने अपना डीएनए जो है वो यहाँ पर इस सेल में छोड़ दिया। ठीक है, ये वायरस का डीएनए, ये क्या है? वायरल डीएनए है। ठीक है, इसने बैक्टीरिया में छोड़ दिया, लिखा हुआ भी फेज डीएनए इंटर्स द बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे क्या लिखा, पहले पे क्या लिखा हुआ है? फेज। देखिए फेज का मतलब यही बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, फेज का मतलब क्या है? कहीं फेज आए आप कंफ्यूज है कि फेज क्या होता है। फेज मतलब बैक्टीरियोफेज। फेज अटैच द सेल सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, सेल सरफेस पे अटैच होगा। अटैच होने के बाद अपना डीएनए इसमें देखिए इसने डाल दिया। डालने के बाद देखिए इसका जो डीएनए है ये डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में जा करके जुड़ गया। यहाँ पर देखिए ये वाला, ठीक है, ये जितना मैंने रेड पेन से कर दिया है ये वायरस का डीएनए है। वायरस का डीएनए और ये बैक्टीरिया का डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो एक वर्ड बनता है प्रोफेज। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, एक प्रोफेज अवस्था होती है, जब आप लोग पढ़ते हैं सेल डिवीजन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वो प्रोफेज वहाँ है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोफेज ये वायरस की अवस्था, जब बैक्टीरिया का डीएनए और वायरस का डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं, इस अवस्था को ही कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रोफेज बन गया हमारा, प्रोफेज अभी बैक्टीरिया के अंदर बना है। अच्छा, ये लाइटिक लाइफ साइकिल से थोड़ा सा अलग है। लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या था? ये बैक्टीरिया का डीएनए के साथ में वायरस का डीएनए मिल नहीं रहा था। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहा था और फिर पूरी मशीनरी को हत्या करके खुद ही काम कर रहा था, खुद ही अपनी संख्या को बढ़ा रहा था। लेकिन ये वाला जो है ये आलसी टाइप का है। ये आलसी क्यों है? ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को मारता नहीं है, उसी के साथ चुपके से जाकर के खड़ा हो जाएगा, वहीं उसी के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए फेज डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू बैक्टीरियल सेल, तो फेज डीएनए जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है बैक्टीरिया की डीएनए के साथ में। अब क्या है,
इंटीग्रेट, प्रोफेज, रिप्लिकेट व्हेन बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेट। जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए रिप्लिकेट करेगा, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे जैसे बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ाएगा। अच्छा आप एक बात देखिए, एक वायरस था, वो एक सेल में इंटर किया था, एक सेल में इंटर किया था ना। अब जो बैक्टीरिया जो है, जब ये डिवाइड होकर के 100 बैक्टीरिया बनाएगा, तो जाहिर सी बात है एक बैक्टीरिया में ये डीएनए है, जब 100 बैक्टीरिया बन जाएंगे 100 बैक्टीरिया में ये डीएनए पहुंच जाएगा। जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे सब में पहुंच जाएगा, तो अपनी संख्या को इसने बढ़ा लिया, बिना बैक्टीरिया को मारे अपनी संख्या को ये बढ़ा रहा है। इसको कहते हैं लाइसोजेनिक। इसको एक नाम और दिया गया है टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज, टेम्परेट फेज का मतलब है भैया शांत स्वभाव का। वो था क्या, वायलेंट फेज था, ये टेम्परेट फेज है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, लाइसोजेनिक, टेम्परेट फेज, ठीक है, ये होती है। इसमें वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के साथ जुड़ करके प्रोफेज बनाएगा, और जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, उसी के साथ में वायरस का डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा, और नए नए वायरस जो है वो बनते जाएंगे बिना बैक्टीरिया को मारे। ये अभी शांत स्वभाव का बेचारा है, बैक्टीरिया को नहीं मार रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लाइसोजेनिक। इसमें बैक्टीरिया की डेथ नहीं होती है। लेकिन बाद में जब अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे, तब यही वाला वायरस जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल को ना चला करके लाइटिक साइकिल चला देगा। लाइटिक साइकिल चलाएगा जैसे, तुरंत ही बैक्टीरिया मरेगा और फिर सारे बैक्टीरिया बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वहां से क्वेश्चन जो बनेगा यही बनेगा कि हाँ कि अभी तक जो क्वेश्चन बनता आया हुआ है कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में वायरस का डीएनए मिल गया तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रोफेज कहते हैं। बाकी आपके सामने कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक भैया, हमारी स्लाइड भी खत्म हो गई हैं और सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ नहीं, अभी वायरस का एक लेक्चर और बचेगा, तो वो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को रिकॉर्डिंग करके दे दूंगा फिर, क्योंकि अगले मंडे से देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बॉटनी, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जूलॉजी, संडे को एक्स्ट्रा क्लास, और किसी दिन अगर और एक्स्ट्रा क्लास होगी तो वो रात के 9:30 बजे, ठीक है। ये शेड्यूल है यहाँ का, ठीक है। चलिए खत्म हो गया लगभग, मान के चलिए वायरस खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, बैक्टीरिया पढ़ेंगे। हमने बैक्टीरिया आपको आधा पढ़ा भी दिया है, उसके वीडियोस दे देंगे हम आपको, और जो जहाँ से नहीं पढ़ा है वहाँ से हम उसको बैक्टीरिया को डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फंजाई पढ़ेंगे, मतलब लोअर बॉटनी पूरी की पूरी कवर करेंगे। लोअर बॉटनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, चलिए कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर भैया व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए ओके, सभी को गुड नाइट।